अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। नाजरीन, पनामा, करप्शन, एहतसाब, एहतजाज, फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस, दहशतगर्दी, नेशनल एक्शन प्लान, ये सब वो मौज़ूआत रहे जिन पर बहस से साल 2016 इबारत रहा। इन मौज़ूआत पर अपोजिशन ने जमकर अपोजिशन की इस साल में, और हुकूमत ने अपने तई अपनी पॉलिसीज़ का दिफा भी किया। लेकिन खुशाइन बात यह है नाजरीन कि आज इस साल यानी 2016 का आखिरी दिन है, और तमाम तर सियासी ज़ोर आजमाई के बावजूद पाकिस्तान में जो जमहूरियत का सफ़र है वो जारी और सारी है। इसका क्रेडिट तमाम ही कुव्वतों को दिया जाना चाहिए, लेकिन नाजरीन, जमहूरियत का तसलसल, इसका एक लाजमी नतीजा ये भी होना चाहिए कि गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नेंस का मयार मुल्क में बेहतर हो। जो पॉलिटिकल डिलीवरी सिस्टम है वो हर गुज़रते दिन के साथ पहले से ज़्यादा तवाना और बेहतर हो, और हम ये देखें कि हमने मुल्क में गवर्नेंस के जो मयार हैं उनको पहले से किस तरह बेहतर बनाया। फॉरेन पॉलिसी के अगर चैलेंजेस थे उनको कितने बेहतर तरीके से हमने निपटा। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी जो जद्दोजहद है वो इस वक्त किस मकाम पर है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर हमने एक काउंटर नैरेटिव बनाना था, आर्ट्स एंड कल्चर को इस्तेमाल करना था इसके लिए, तो ये सब काम हमने कितने बेहतर तरीके से अंजाम दिए। इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन, आज हमने स्टूडियो के जो रिवायती माहौल है उससे बाहर निकल कर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की खुली फ़ज़ा का इंतखाब किया है, और इसके लिए आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के लोक विरसा म्यूज़ियम के अहाते में। और जब मैं आपको ये कहता हूँ कि हमने खुली फ़ज़ा का इंतखाब किया है, आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि इस वक्त दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में है। इसलिए मैं मेहमानों का मज़ीद ताख़ीर के बग़ैर आपसे तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ इस जानिब मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप तर्जुमान हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के। मेरे इस जानिब मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप सोशल साइंटिस्ट हैं, लोक विरसा म्यूज़ियम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और मारवी सरमद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, आप तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद, और इस उम्मीद के साथ कि ठंड ज़्यादा तो नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि इसका जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे। P for Panama, P for पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, एंड P for प्रेशर। आप मानेंगे कि 2016 में जो सबसे बड़ा सियासी चैलेंज रहा वो पनामा लीक्स ही रही। अपोजिशन ने इसी को लेकर अपोजिशन की, आपसे मुतालबात किए, वज़ीर-ए-आज़म को डिफेंस देना पड़ा। यू विल एग्री? देखिए, इसका जवाब मैं आपको ऐसे दूंगा कि E फॉर इकॉनमी, E फॉर एनर्जी एंड E फॉर एक्सट्रीमिज़म की एक्सटर्मिनेशन। अगर आप 2016 को रिवायती तरीक़ाकार से, जैसे कि शाम का थिएटर चलता है 8 बजे का और फिर 10 बजे का, अगर आज आखिरी शाम को भी आप वही थिएटर चलाना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। मैं एक P भूल गया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने सारे जुमले जो हैं आपने पसंदीदा जो हैं, जाते जाते वो क्या, अशकाबाद के नीले उफ़क़ पर गारत हो गई शाम। आपके ज़ौक़ के तो हम फैन हैं, मोतरफ़ हैं। आज आखिरी शाम भी आपने हमें चैन नहीं लेने दिया। आप इख्तिलाफ करना चाहेंगे? कहीं से भी ये गुफ्तगू शुरू कर सकते थे, लेकिन आप देखिए आप ज़रा फ्रेमिंग देखिए कि आपने पूरे साल का खुलासा किस कदर शानदार तरीका। आप ये कह सकते थे कि 2 से 3% जो इक़्तिसादी तरक्की की शरह थी, अब 5% से पूरी दुनिया कह रही है कि शायद 5.25% तक हो जाए। आपने कहा नहीं, ये क्या बात हुई। आप ये भी कह सकते थे कि 30-35 साल में सबसे कम जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हैं, ताकि लोग अपने अपने काम में कार खैर डाल सकें, पैसे बोरो कर। आपने कहा नहीं, ये भी बात ठीक मैं चाहता था ये सब आप कहें। नहीं, मैं नहीं, आप ये कह सकते थे। आप ये कह सकते थे कि दहशतगर्दी के 2080 वाक़यात हुए थे 2010 में, इस साल 750 हुए हैं, जिसमें वसी व अरीज़ जो खून रेज़ जो वाक़यात हैं वो 350 या 400 हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा हैं, 350-400 बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें कमी है। लेकिन आपने कहा ये नहीं, आपने कहा, और आप और भी बहुत सी बातें कर सकते थे। आप ये कह सकते थे कि 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती थी, अब 6 घंटे हुई, और पिछले कुछ महीनों से 4 घंटे हो रही है, और हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी 0 हो रही है। आपने कहा ये भी कोई मुनासिब बात नहीं।
चलें फिर पनामा पे ही बात किए लेते हैं, अगर आपने यही बात करनी। नहीं, मैं अखज़ ये इसमें क्या है, इसमें क्या हंसने की क्या बात है? तो पनामा एक चैलेंज नहीं था। देखिए, पनामा हमारे नुक्ता नज़र से दो जावियों से देखा जा सकता है। पहला जाविया तो उसका ये है कि वो एक डाइवर्जन थी पनामा की वजह से, और उससे पहले इस इल्ज़ाम से कि पूरा इलेक्शन और जमहूरियत जो है वो धांधली है, या जमहूरियत जो है उसकी मुल्क को ज़रूरत नहीं, या इस तरह की गुफ्तगू से कि हमें ऐसी पार्लियामेंट से क्या लेना, हमें ऐसी जमहूरियत से क्या लेना। एक तरह से ये डाइवर्जन थी। किस चीज़ के लिए चीज़ से डाइवर्जन थी? उस फोकस से, उन चीज़ों से जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, यानी वो सड़क बनानी, वो पुल बनाना, वो सेहत का निज़ाम बेहतर करना, वो मुल्क के अंदर जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर बेहतरी लेकर आना, गुर्बत ख़त्म करना, लोगों के लिए ज़रिया मुआश पैदा करना। इस पे भी तो फोकस किया जा सकता था। आखिर को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई थी, तो वो डेढ़ साल की तरक्की जो ज़ाया हुई वो काहे को ज़ाया हुई? एक चीज़ आप तस्लीम करना चाहेंगे कि इस इशू ने टफ टाइम दिया हुकूमत को? नहीं, हमें तो नहीं। हमें आपको कोई नज़र आ रहा है कुछ टफ टाइम हमारे चेहरे पे? एक बात तो मैं अब वसूख से कह सकता हूँ, कहिए कि अब आपको ठंड नहीं लग रही होगी। नहीं, हमें तो बहुत ठंड पूरा साल लगी। आप गर्म रहे, हम तो ठंडे चलते रहे, और ठंडे चलते रहेंगे 2018 तक। इसी तरह सड़कें बनाते रहेंगे, इसी तरह पाकिस्तान नेशनल जो हेल्थ हमारी है उसको इम्प्लीमेंट नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इसके लिए मेहरबानी, बहुत मारवी साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। आपकी मैंने गुफ्तगू प्रोग्राम से पहले सुनी मारवी सरमद साहिबा से। NSG पर आप लोग बात कर रहे थे, तो ये जो एक नया क्राइटेरिया डेवलप किया गया है NSG में शमूलियत के लिए, भारत बड़ा मुतहर्रिक रहा सारा साल NSG में शमूलियत के लिए। सो इज़ इट समथिंग टू वरी अबाउट हमारे लिए जाते जाते 2016 में, कि भारत को शमूलियत मिल जाएगी, हम रह जाएंगे पीछे? बात ये, इसकी जो अहमियत आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो कुछ अभी डॉक्टर मुसद्दक साहब ने बात की, जो कुछ भी आप पाकिस्तान के अहदाफ हैं सियासी इख्तलाफ को छोड़ के, इस वक्त सबसे बड़ा आपके अहदाफ में ये है कि पाकिस्तान मईशी इस्तेहकाम हासिल करे, आपकी सुन्नत आगे बढ़े। और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बुनियादी तौर के ऊपर टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है, यानी कि ये एक ऐसी रजीम है बैनुल अक़वामी सतह पे जिसके 48 ममालिक मेम्बरान हैं, और वो इस बात का फ़ैसला करते हैं कि जो हाई टेक जो आपके गुड्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक सनत के साथ है या उनका ताल्लुक पाकिस्तान या बैनुल अक़वामी न्यूक्लियर एटमी डिफेंस के साथ है या मटीरियल्स के साथ है, उसके अंदर किन ममालिक तक ये रसाई हासिल होगी और कौन से ममालिक ये हासिल कर सकेंगे। और इसकी बुनियाद जो है वो आप किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम या ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी आइटम्स पे रखते हैं। मसला इस वक्त ये है कि ये 48 ममालिक का जो टेक्नोलॉजी का ग्रुप है, जो हिंदुस्तान के एटमी जो टेस्टिंग थी 1974 की उसके बाद आया है, उसका मसला ये है कि ये एक ऐसे असूल पे बेस्ड है जिसमें यकसुई चाहिए, यानी कि हर मेंबर के पास ये हक हासिल है कि वो किसी भी दूसरे मुल्क तक ये टेक्नोलॉजी के रोकने को मुमकिन कर सकता है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त दफ़ाई मावनत चल रही है और जो इस वक्त सनती मावनत चल रही है, जो इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, CPEC की तो बहुत बात की जाती है, लेकिन अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो ये ताल्लुकात हैं उस पर बात नहीं की जाती। अगर हिंदुस्तान को इसकी मेंबरशिप मिल जाती है और पाकिस्तान को नहीं मिलती है, तो इससे आपकी हाईटेक इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें आपकी फ्रेम्स हैं, जिसमें आपकी कोई भी चीज़, चाहे टेक्सटाइल है, चाहे इसमें सेरामिक्स हैं, चाहे इसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ जो मटेरियल्स इस्तेमाल करती है, फ्रॉम बिस्मथ्स टू एलुमिनियम से आगे, उन तमाम जो आपकी तनसीबात हैं उन तक, उनके साथ जो बिज़नेस है उसको करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि गैर रस्मी जो आपके ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर है, इसको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को इस्तेमाल किया जा सकता है, पहली बात। और जो क्राइटेरिया पेश किया जा रहा है उसमें जानबूझ के एक ऐसा क्राइटेरिया तरतीब दिया गया है जिसमें हिंदुस्तान को जो है रसाई हासिल हो, और ये सारा कुछ जो अमेरिका की जाती हुई एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कोशिश कर रही है। और इस वक्त उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो हमारे लिए मुश्किलात का सबब बन सकती हैं। पहली बात तो ये है कि उस क्राइटेरिया में जो गैर रस्मी क्राइटेरिया जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के चेयर कह रहे हैं, उसमें पहली बात तो ये है कि आपको पहले न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की तरफ से वेवर मिला हो। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है नॉन NPT जिसको ये हो, यानी कि फुल स्कोप सेफगार्ड्स का मतलब ये कि तमाम आपकी जो एटमी तनसीबात हैं शुरुआत से लेकर अख्ताम तक, उन सब के ऊपर बैनुल अक़वामी नज़र हो या बैनुल अक़वामी सेफगार्ड्स हो। तो हिंदुस्तान को इसके लिए एक एग्जम्पशन मिली हुई है जो 2008-2009 में अमेरिका और हिंदुस्तान की एटमी डील की वजह से मिलती। पाकिस्तान के पास ये
नहीं है। दूसरा ये वो ये कहते हैं कि आप आइंदा कोई एटमी टेस्ट नहीं करेंगे, तो जाहिर है ये आपके टैक्टिकल न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी आपके डिफेंस के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। तो हमारे लिए एक कंसर्न है और रहेगा ये आपकी मईशी तरक्की के लिए, आपकी दिफा के लिए एक बहुत कंसर्न है। और इस वक्त मोदी और जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो जा रही है वो बड़ी तकदोही से कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की जो इस वक्त मेंबरशिप की जो इस वक्त मीटिंग्स हैं उनको अपने लिए जो है चेंज कर सके। इसमें हमारे लिए जो चैलेंज आया है वो मैक्सिको की तरफ से आया है। जैसे मैक्सिको जो पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जो नॉन NPT स्टेट के तौर पे खड़ा था, मोदी ने वहाँ जाके ख़ास तौर के ऊपर उनसे 2 तरफ़ा ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर कुछ मराहत उनको देने की बात की है, जिसकी वजह से मैक्सिको ने अपनी पोजीशन जो है चेंज की है। ठीक है, सो हमें अपनी सफारती गेम को आप स्टेप करना होगा, आपको हर हालत में करना होगा, क्योंकि आपका दिफा, आपकी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, CPEC की मैन्युफैक्चरिंग बेस, ये चीज़ें हैं। इस वक्त चीन और ब्राज़ील और इसके अलावा जो है 12 ममालिक न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप पे आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये बात हमें वाज़े करनी होगी अगर हम जो है वाज़े तौर पे पाकिस्तान की दफ़ा और पाकिस्तान की सनत और पाकिस्तान के मैशी अहदाफ को हासिल करना इस पे तो इसका मतलब है तफसील से प्रोग्राम होना चाहिए, इतना सीरियस इशू है। लेकिन आज नाजरीन हम इस मौजू पे इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 2016 का हम एक मजमूई जायज़ा ले रहे हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस जायज़े को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के लोक विरसा म्यूज़ियम में। साल 2016 का एक मजमूई जायज़ा ले रहे हैं। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। 2016 हमने फ़न से जुड़ी कई शख्सियात खोई, कुछ दहशतगर्दी के हाथों, कुछ हादसात में, कुछ ये दुनिया छोड़ गई। अमजद साबरी साहब, जुनेद जमशेद साहब, नैयर साहब, कमाल अहमद रिजवी साहब, शमीम आरा साहिबा, फातिमा सुरैया बजिया, इंतज़ार हुसैन। इन शख्सियात का नुकसान यही सारा साल इम्पैक्ट करता रहा या हमने कुछ पाया भी? नहीं, मेरे ख्याल है ये इनको याद करना ज़रूरी है। साल ख़त्म हो रहा है, इनको याद, मैं इसमें असलम अज़हर का नाम ऐड करूँगी, आगा नासिर साहब का। वो धक्के लगे और कुछ तो ऐसे धक्के थे कि जो शॉक से ज़रा काफ़ी टाइम लगा निकलने में, वरना इंसान कहता है ठीक है उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी, अब वो जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है आज की शाम उनको याद करना ज़रूरी है। और हाथों से इस तरह से फिसलते गए एक के बाद एक, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस साल हमारा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। और आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसको देखते हैं तो मेरा तो बड़ा खून बढ़ता है, क्योंकि क्रिएटिव हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट होता है, चाहे वो डाउट में होता है, तो वो एक बड़ी खूबसूरत स्पेस होती है। आप देखिए फ़िल्म के साथ हम लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन की, पूरा रेनेसांस आ रहा है फ़ैशन के साथ, ये जो एड पूरी इंडस्ट्री है उसके साथ, हमारे टेलीविज़न के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए। ये जो हमारे जैसे कल्चरल इदारे हैं, आप देखिए मेरे ख्याल है काफ़ी देर के बाद फील्ड के लोग आने शुरू हैं। अभी जमाल शाह साहब PNCA में आए हैं, मैं यहाँ पर हूँ, हम लोग अपने अपने फील्ड के लोग हैं। ये चीज़ नोटिस हो रही है, लोगों को ये दिख रहा है कि भाई अपॉइंटमेंट्स इस तरह से हो रही हैं कि आप उस फील्ड के लोग लाके लगा रहे हैं, और ज़ाहिर है उसका फ़र्क भी दिख रहा है। तो मैं समझती हूँ बहुत सारी वेव्स ऐसी आ रही हैं जो अगर कंक्लूसिव नहीं है तो वो इस किस्म की स्पेसेस क्रिएट कर रही हैं जहाँ से कुछ निकलेगा। तो इन शख्सियात की जाने से खला तो पैदा हुआ, लेकिन ये मिट्टी भी बड़ी ज़रख़ेज़ है। हाँ, और हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं, क्योंकि देखिए अगली नस्ल को टेक ऑन करना होता है। और जितना मर्ज़ी हम कहें कि भाई हमसे पिछली नस्ल में बहुत बड़े ख़जाने थे, या हमारी नस्ल ने ज़्यादा किया, यंग जनरेशन सीरियस नहीं है, मेहनती नहीं है, इस तरह की बातें कभी कभी मैं भी गुस्से में करती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल है कि वो जगह लेती है। कई दफ़ा मुझे लोग कहते हैं जी पठाना खान चले गए, आप कोई नेम कर सकती हैं ऐसे पठाना खान। मैंने कहा ना, मैं इस चक्कर में पड़ रही हूँ, मेरा काम है सिर्फ घास उगाना। मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ गुलाब के फूल इसमें से निकलेंगे, लेकिन अगर मिट्टी सूखी हो जाएगी तो उसमें से कभी गुलाब नहीं निकलेगा। अगर वो जरखेज़ रहेगी, उसको आप घास लगाएंगे, उसको आप जो भी फर्टिलिटी उसकी बढ़ाएंगे, तो उसमें से ही निकलेगा। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। मारूफ साहब, आपके लिए मैं आपको खुद पर तनकीद का मौका फराहम करना चाह रहा हूँ। एक ख़बर डॉन अखबार में आती है, सिक्योरिटी लीक करार दी जाती है। कराची में एक सियासी जमात की तरफ से एक मीडिया हाउस पर हमला हो जाता है। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का मामला, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात। मीडिया इस साल प्रोएक्टिव रहा, रिएक्टिव रहा, बैलेंस्ड रहा, कोई मैच्योर हुआ पहले से,
या बड़ा नहीं मुश्किल सवाल है माधवी। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम देखने वालों को, जो ख़वातीन हज़रात हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको नया साल मुबारक हो, और तमाम पैनलिस्ट को और आपको और आपकी टीम को भी। और बहुत ही उम्मीद मुझे नज़र आती है अगले साल के लिए। ख़ास तौर पे देखिए ना, आपने जब तारुफ शुरू किया तो अपने बाएं जानिब से शुरू किया, और आपके बाएं जानिब जो तशरीफ़ फरमाए उन्होंने भी हरे रंग की टाई नहीं पहनी, उनका हरा रंग नीलगू है। तो जो हरे से नीले का सफ़र जो PMLN तय कर रही है वो एक बड़ी खुशाइंद बात है। और जो मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, मैं एक सुर्ख रंग के एशियाई लिबास में बैठकर, और आपने भी सुर्खी माइल टाई लगाई हुई है, तो मुझे बड़ी ये सारी सिम्बलिज़म बहुत अच्छा लग रहा है। आपका जो सवाल है उसमें देखिए, जो हमारा 2016 रहा ना, मैं ये समझती हूँ कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन साल के एंड तक सिविलियन साइड की आ गई है। पिछले साल के एंड पर सिविलियन साइड की इतनी कंफर्टेबल पोजीशन हमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन ये जितनी भी चकचक रही, सिविल और मिलिट्री तनाव रहा, इसमें मैं समझती हूँ ये भी एक अच्छा था इस लिहाज से कि एक कंसेंसस तो एक आपको नज़र आता है। कोई भी अब ये नहीं कह पाता कि सिविलियन जितने भी ख़राब हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, मगर सिविलियन सुप्रीमेसी एक हमारे सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, इसके ऊपर तो एक कंसेंसस है। और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। जो ये आपने डॉन लीग्स की बात की, देखें ये भी एक वो पुराना सिस्टम हाथ पाँव मार रहा होता है ना, जो ये वही मार रहा है कि एक साइड पर तो कहते हैं जी खबर ही गलत है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद कहते हैं नहीं जी ये आप तफ्तीश कराइए कि ये बाहर कैसे निकली खबर। तो ये बड़ी हंसी अपनी खिल्ली उड़ाई इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसको बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था, क्योंकि उस खबर के अंदर ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। देखिए, उस खबर के अंदर अगर कोई तासुर मिला तो मेरे जैसे इंसान को ये तासुर मिला कि अरे भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त है कि हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हर किस्म के दहशतगर्द को बस मार गिराओ, हम आपके साथ हैं। इन तो सारे इश्यूज तो पर मीडिया का रवैया आपको अब मीडिया का जो रवैया था, देखिए मीडिया के अंदर एक और चीज़ उभर के सामने आई है कि मीडिया के अंदर भी बड़े सेगमेंट्स बन गए हैं। अब सियासतदानों का भी एक एलिमेंट है मीडिया के अंदर कि जो प्रो उनके है और एंटी उनके है। एक बहुत एंटी इमरान खान है, एक बहुत एंटी नवाज शरीफ है, और इनके अपने अपने प्रो भी हैं। हालांकि ये काम नहीं है एक एलिमेंट ये काम नहीं, और एक एलिमेंट है जो बहुत बड़ा है, जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस भी बना हुआ है। आपको बुरी लगेगी ये बात, जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग देख रहे हैं उनको भी शायद बुरी लगेगी, लेकिन मेरा तो काम यही है कि मैं वो बात करूं जो बुरी लगे, ताकि आप उसे दुरुस्त करें। या मुझसे मुखातिब। तो हमने एक और चीज़ भी देखी कि बहुत ही तरीक़े के साथ 2016 बल्कि 2015 से ही पिछले 2-3 साल में हमने ये देखा है, डाइसेंट को बड़ा स्कटल करने की कोशिश हुई है। लेकिन हमारे भी डाइसेंटर्स जो हैं बहुत सख्त जान है, मरे नहीं वो। डाइसेंट मौजूद है पाकिस्तान में, और मैं ये नहीं समझती, जैसे ये एक तासुर देने की कोशिश की जाती है कि जी पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हम जैसे लोग जो डाइसेंट करते हैं और जम के करते हैं, हम लोग पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दुनिया को ये मालूम होता है कि ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं जो हर किस्म की वो बात कर रहे हैं जो दुनिया करती है। दुनिया ह्यूमन राइट्स की बात करती है, स्पेस फॉर डायलॉग क्रिएट कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी है। डायलॉग क्रिएट कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं, स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं ना हम। अच्छा, ह्यूमन राइट्स के ऊपर अभी ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बड़ी खुशाइंद बात देखने में ये आई कि स्टेट अब खुद महसूस करती है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट के करने की हैं। ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर आप देखें, सिंध के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी और वफाकी सतह पर भी हमें बहुत से कवानीन देखने को मिले जो पास भी हुए, कुछ बहस जिनके ऊपर हुई। सिंध के अंदर हालिया तौर पर एक जो कानून था एंटी कन्वर्जन, पंजाब के अंदर ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का तो खैर पहले पास हो गया था, मगर बहुत से केसेस हुए जो उसके अंडर डॉक्टर फौजिया जो है वो उस पर बताएंगी, जो हम कहते थे ना जी इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत जम के इम्प्लीमेंट हो रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे बड़े केसेस जो है इसने हल किए। लेकिन ये भी एक बात अफसोसनाक है कि दोनों हुकूमतें, पंजाब हुकूमत भी और सिंध हुकूमत भी, इन्होंने बड़े अच्छे कवानीन लेकर आए, मगर उसके बाद ये मुल्ला गर्दी से डर कर
वो जरा थोड़े से चुप करके झाग की तरह बैठे, दबाव में आ आप मीडिया का भी ये मेरा ख्याल है कि मीडिया ने भी वहाँ पर काफी रोल प्ले किया, मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। पता नहीं अच्छा मैं जो पंजाब के लॉस थे उसमें तो बिल्कुल मैं तो ओपनली प्रोटेस्ट करी थी मीडिया का रोल। पहले कहते हैं कि ये इश्यूज हैं, क्यों नहीं करती हुकूमत, क्यों नहीं करती, जब वो कानून लेकर आए तो सारों ने अपनी रागनी चेंज। नहीं, लेकिन मेरा इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ पे मीडिया का रोल, जितने प्रोग्राम्स में मैं गई हूँ, खासतौर पे जो पंजाब का कानून था ख़वातीन पर तशद्दुद का, उसको तो मेरा ख्याल है सिविल सोसाइटी में शायद मुझे ही ठेका मिला हुआ था। लोग कहते थे कि आप ही डिफेंड कर रही हैं। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने प्रोग्राम्स में मैं गई हूँ, मैंने यही देखा है जो मीडिया के अपने लोग हैं वो उसके लिए काफ़ी सपोर्टिव थे। जो मुल्लाओं की तरफ से, जो मुल्लाओं को आवाज़ दी जा रही थी, कश्तियां बना के तो इन्होंने भी खूब बहाई ना। मैं आपकी इजाज़त से एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। डॉक्टर साहब बहुत देर से खामोश बैठे और मुझे खदशा ये ठंड की वजह से ये ना हो डॉक्टर साहब की जो बातें हैं वो कहीं जमना शुरू हो जाए। तो डॉक्टर साहब से नाजरीन कुछ सवालात हैं, इस ब्रेक के बाद करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब आप प्रोग्राम के इब्तिदा में कह रहे थे वो चीज़ें जिनका मुझे हवाला देना चाहिए था मैंने नहीं दिया। दहशतगर्दी में बतदरीज कमी हुई हमारे सामने, बट फिर कुछ वाक़यात भी हुए इस साल और एक कोयटा कमीशन रिपोर्ट भी आई जिस पर लगा ये कि क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी तरह आपकी हुकूमत ने एब्जॉर्ब नहीं किया। क्यों? वो जो आप सवाल मारवी से पूछ रहे थे उसका जवाब मैं दिए देता हूँ। जो जिस चीज़ को आप जवाब क्रिटिसिज्म का कह रहे हैं वो हमारा जवाब मीडिया को था। यानी वो जो आई थी एक रिपोर्ट, अगर उसको उसी तरह से रहने दिया जाता, उसी मतानत के साथ ट्रीट किया जाता कि एक सब जुडिस मैटर है, कोर्ट ने एक रिपोर्ट जो है वो बनवाई है अभी, अब वो मुकदमा कोर्ट के सामने जाएगा, कोर्ट उसको इवैल्यूएट करेगा, फिर सवालात पूछेगा और फिर एक मतानत के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। अभी वो रिपोर्ट छपी नहीं तो आपने शाम को थिएटर कर दिया। वो वेबसाइट पर आई सर? नहीं, वेब पे नहीं है, मैं तो उसमें शामिल होता रहा हूँ। और चौधरी साहब ने सिर्फ मीडिया नहीं, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट मकाम तस्दीक नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, चौधरी साहब के सवालात तो आप उनसे पूछेंगे लेकिन वो हैं नहीं यहाँ पर, तो मुझे आप इजाज़त दीजिए कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको एक नंबर दिया था कि 2010 दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, अब वो कम होके 700-750 हो गए हैं। चलिए इसको छोड़ दीजिए। पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 12 लाख कोम्बिंग ऑपरेशन किए गए। उन कोम्बिंग ऑपरेशंस के अंदर तकरीबन 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, ज़ेरे हिरासत तफ्तीश नहीं लिया गया, गिरफ्तार किया गया। चलें इसको भी छोड़ दीजिए। 15,000 लोगों को लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पे गिरफ्तार किया गया, इसको भी छोड़ दीजिए। 5,000 लोगों को हेट स्पीच के ऊपर गिरफ्तार किया गया, इसको भी छोड़ दीजिए। 105 मिलियन सिम या 120 मिलियन सिम मैं भूलता हूँ दोबारा से रजिस्टर किए गए कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ना हो सके, इसको भी छोड़ दीजिए। तकरीबन 14 लाख अफ़गानी जो रेफ्यूजी हैं उनको रजिस्टर किया गया और 80,000 जो अफ़गानी हैं जो इल्लीगली पाकिस्तान में रह रहे थे उनको डिपोर्ट किया गया, इसको भी छोड़ दीजिए। नारा जो एक तंजीम होती थी, जो मर्जी पहाड़ों में से उतर के पाकिस्तान में आ जाता था और दहशतगर्दी करके वापस चला जाता था, उसको मदगम किया गया नादरा के साथ। चौकियां इस्टेब्लिश की गई अफगानिस्तान की बॉर्डर के ऊपर। नेशनल एक्शन प्लान को लेकर तनकीद की गुंजाइश जब उसके अमल दरामद की बात करते हैं, क्यों नहीं? तनकीद की गुंजाइश, एक बच्चा भी हमारा यानी मर जाना, शहीद हो जाना, दहशतगर्दी का वाक़या हो जाना तो एक बात है कि बुरी नज़र से हमारे एक बच्चे की तरफ भी देखे तो तनकीद की जगह बाकी रहती है। तो कह रहा था कोयटा नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए। कमीशन ने जो कहा उसमें तो बेशुमार अच्छी चीज़ें भी थी, रिपोर्ट पढ़िए। उसके अंदर तो ये भी जिक्र किया गया कि हमारे पास जो फोरेंसिक लैब अब बनी है कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी, उसका तो आपने जिक्र नहीं किया। पंजाब की मिसाल दी गई, पंजाब की भी मिसाल दी। और जिस दिन ये हादसा जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें हमारे वो जुनैद जमशेद साहब जब उनका हादसा हुआ है तो यहाँ से नादरा की टीम गई जिसने फोरेंसिक किया, नाखून और ये मांस ज़रा सा लेके बताया कि कौन है। मेरा ख्याल है इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं कितनी मुतमईन होती है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, चौधरी साहब बड़ी मतानत के साथ लिख के जवाब देंगे उन सवालात का। ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं था, ये जवाब मीडिया और ऑपोजिशन के लिए था। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक नोट ऑफ डिसेंट देना चाहती हूँ आपकी इजाज़त से। ये बात दुरुस्त है कि मीडिया ने सिर्फ वो पैराग्राफ पकड़ा जो चौधरी निसार साहब के बारे में था, और रिपोर्ट ने भी, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, इस रिपोर्ट ने भी
अनफेयरली सिर्फ एक ही साइड को कवर किया, दूसरी साइड जो IGFC की थी उसको कवर नहीं किया गया। चौधरी निसार साहब ठीक कह रहे थे, वो ठीक कह रहे थे, मतलब मगर वो मुझे मालूम नहीं है कि वो IGFC की बात कर रहे हैं या नहीं, मगर मैं IGFC की बात कर रही हूँ कि उसके ऊपर सिर्फ एक पैराग्राफ था और उसके अलावा उनको ये भी नहीं बताया गया कि उनको बुलाया नहीं बुलाया, उनको बुलाया तो उन्होंने क्या कहा है, कोई उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्री नहीं, और उसी की वजह से पूरा मीडिया जो है वो चौधरी निसार पर ही पल पड़ा, ठीक है, पिल पड़ा। अब यहाँ तक तो बात इनकी दुरुस्त है, मगर चौधरी साहब ने जिस तरीके से उस रिपोर्ट का जिक्र फरमाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये मीडिया के जिसको थिएटर कह रहे हैं, इस पे मैं आई टेक एक्सेप्शन टू दिस सर। थिएटर बड़ी बाइज्जत चीज़ होती है, आप इसको चीज़ को थिएटर ना कहें तो इस बात पर मुझे एतराज होना चाहिए। पता नहीं किस पे हमला। अच्छा, आप क्विकली पॉइंट मेक करिए। तो ये बात ये है कि उस पे चौधरी साहब को शायद वो उस तरह से नहीं रिएक्ट करना चाहिए था। मतानत का लफ्ज़ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुनासिब नहीं है। ठीक है भाई साहब, आपके लिए मेरे जहन में सवाल ये था कि पिछले साल 25 दिसंबर मोदी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए अचानक, और इस साल हमने देखा कि सफारती अमले दोनों ममालिक एक दूसरे को वापस कर रहे थे। सो इस साल ये हमारे हमसाए इतने एंटेगनाइज्ड क्यों रहे हमसे? देखिए, इसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो सर फहरिस्त तो ये है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के माबैन जो इस वक्त दो तरफ़ा ताल्लुकात चल रहे हैं, उसमें ये बात वाज़ेह थी अमेरिका की हुकूमत की तरफ से कि हिंदुस्तान यहाँ इलाकाई बालादस्ती हासिल करेगा, और इलाकाई बालादस्ती ज़ाहिर है कीमतन पाकिस्तान को जो है अदा करनी पड़ेगी हिंदुस्तान के मद्दे मुकाबल। दूसरी बात ये कि मोदी ने पाकिस्तान के लिए के ख़िलाफ़ जो है अपनी हिकमत अमली को हमेशा जारहाना रखा। इसमें आपके पास कुछ कामयाबियाँ आपको हासिल हुई जिसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान को भी, जिसके अंदर सबसे पहले पाकिस्तान, चीन और रूस के दरमियान जो डायलॉग है, सिक्योरिटी डायलॉग है, उसकी एक नई आप एक सतह पे पहुँचे। इसी तरह जो आपकी कुलभूषण जाधव का मसला था, सर्जिकल स्ट्राइक्स का मसला, जिसको वो चाहते थे कि किसी तरह इस बात को वाज़ेह कर सकें कि हिंदुस्तान ये सकत रखता है और पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान पे एक महदूद जंग आयद कर सकता है, वो उनके लिए मुमकिन नहीं हो सका। 202 जो है आपकी सरहदी खिलाफ वर्जियाँ की गई हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर वो महदूद सतह की जंग आयद नहीं कर सके। तो इन तमाम तर चीज़ों को जब आप देखते हैं तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात कुछ इस किस्म के बन रहे थे कि जहाँ हिंदुस्तान में ख़ासतौर पर मोदी ने ये समझा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना एक ज़ीरो सम ऑप्शन होएगा, यानी कि जो कुछ पाकिस्तान को हासिल होएगा वो हिंदुस्तान की नाकामी होएगी, जबकि दो तरफ़ा ममालिक के साथ ऐसे होता नहीं है। कुछ मामलात हमेशा ऐसे होते हैं कि जहाँ स्पेस होती है कॉपरेशन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान ने कोशिश की, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। तो हमें बहरहाल अब ये चैलेंज 2017 में इससे भी निपटना होगा दोनों यकीनी तौर के ऊपर। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी खुशाइंद है, वो ये है कि इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद, इन तमाम तर अहलाक के बावजूद पाकिस्तान पे ना तो कोई जंग आयद कर सके और ना ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म की सूरत हाल का सामना हो सका जिसमें वो ये कहें कि पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली या पाकिस्तान दिफाई एतबार से जो है आइसोलेट हो गया। चलिए नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, फिर हम डॉक्टर फौजिया से पूछते हैं कि दहशतगर्दी की हम बात कर रहे हैं तो इसका बराह रास्त एक विक्टिम पाकिस्तान में आर्ट्स एंड कल्चर रहा। इवेंट्स पाकिस्तान में जो होते थे ना हो पाए, लेकिन लोक विरसा की हद तक मैं जानता हूँ, शाहिद हूँ इस बात का कि यहाँ बहुत सारे इवेंट्स इस साल भी हुए हैं। तो ये लोक विरसा की कोई ज़ाती काविश थी या मजमूई सूरत हाल इतनी बेहतर हो गई है पाकिस्तान में अमन व अमान की, किस तरह के कल्चरल इवेंट्स हो सकते हैं? डॉक्टर साहब से पूछते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आपके लिए मैंने सवाल छोड़ा था ब्रेक से पहले, सो हमें बताइए प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में कि आर्ट्स एंड कल्चर को लेकर आगे देखने के लिए हमारे पास क्या है। मैं एक तो ये बात कहूँगी कि जो क्रिएटिव आपके इवेंट्स हैं या जो ये इजाज़त लेके नहीं किए जाते दहशतगर्दों से, ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल हों, साइकोलॉजिकली आपको वो करें, असर करें और लोग डर जाएं, ये दहशतगर्दी का लफ्ज़ इसलिए क्रिएट होता है कि आप दहशत फैलाते हैं। जब आप दहशत फैलाते हैं लोगों में डिसइल्यूजनमेंट आती है, तो ये अगर एट इफ़ेक्ट हम रहेंगे तो बात नहीं बनती। एक तो माहौल भी खुला है, ज़ाहिर है बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन उसको वो एक साइकिल की तरह चलता है। अगर क्रिएटिविटी एक होप रहे लोगों में
और इन इवेंट से होप बढ़ता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो आपको ख्वाब देखना सिखाती है, बेहतर फ्यूचर के ऑप्शन सिखाती है। दैट इज़ व्हाट वी वांट, कि एक होप रहे। तो वो मैं कहूँगी कि बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ा है। जो आप देखो ना, एक हवा में सांस लेने का, आपको ज़रा सांस लेना आसान लगता है। लोक विरसा में तो हम खैर खपती लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो हम धड़ाधड़ की चीज़ें किए चले जाते हैं। कल्चरल पॉलिसी का आप हवाला देती हैं अक्सर। मैं वो उसकी बात ज़रूर करना चाहूँगी। प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रॉमिस भी किया हुआ है एंड वी विल होल्ड हिम फॉर दैट। अभी तक पाकिस्तान में ऑफिशियली कल्चरल पॉलिसी नहीं बनी। और आप जो बात कर रहे थे ना, ये सोच की बात है। मैं तो ज़्यादा सोशल साइड पे काम करती हूँ। नैरेटिव्स की बात है, सोच की बात है। हमारे लिए अभी जो माहौल खुला है तो बहुत ज़रूरत है कि हम ऑफिशियली कोई स्टैंड अपना दें। सो ये लोगों ने बड़ी खुशी से उसमें पार्टिसिपेट किया। देखिए, एक तो आपके एजेंडे में ये रहनी चाहिए। नहीं, देखिए नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। यकीनी तौर पे वो लिखी लिखाई पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट जिसको अपलोड किया जा सके वो नहीं है। यकीनी तौर पे नहीं, सुन लीजिए। लेकिन ये जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है, ये जो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में हीरो थे आपके तमाम, जिनको आप सेलिब्रेट करते थे, और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर गुड और बैड हो गए। ये जो पिछले 3 साल में सिर्फ बैड हो गए हैं, ये बाकायदा एक पॉलिसी का हिस्सा है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी एक डायरेक्शन है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये इत्तफाकी हवादिस नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं गुड बैड की तफरीक ख़त्म हो चुकी। इस पर अगर आप मुख्तसरन करें। और फिर ये कि अब इख्तिताम से पहले नवाज शरीफ साहब हैं, अब तो बिलावल साहब, जरदारी साहब पार्लियामेंट में आने वाले हैं, एंड आई होप इमरान खान साहब भी आ जाएं। उनके लिए अगर कोई मशवरा, कभी तो आते हैं। आप नहीं चाहते थोड़ा ज़्यादा इससे? वो जितना आते हैं हम तो इनके लिए अगर कोई मशवरा आपके पास है इस साल के इख्तिताम पर, लिए? जरदारी साहब, बिलावल साहब, इमरान खान साहब या हमारे वज़ीर आज़म साहब? नहीं, मैं तो खैर इस काबिल नहीं हूँ कि ये तो बड़े बड़े जुगादरी हैं अपनी फील्ड के। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, तो मासूम सा कॉलम एक लिख लेती हूँ। जो आपने गुड और बैड की बात की, हमारे लिए इस तकसीम को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अभी नज़र नहीं आ रही, मगर जहाँ तक जो बात इन्होंने नैरेटिव की वो नैरेटिव ज़रूर बन गया है सिविलियन साइड पर भी और मिलिट्री साइड पर। जब आप उनसे बात करें तो आपको जवाब यही मिलेगा कि अब कोई तफरीक नहीं है। आप सिर्फ ये हमें अगर इसी नुक्ते पर बता दें कि हम अपने मुल्क में और अपने मुल्क से बाहर ये बावर कराने से कितना दूर है अभी कि अब हमारे यहाँ गुड बैड की पॉलिसी नहीं है? मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगी। क्योंकि शायद ये बात कुछ डिफेंस एनालिस्ट से शायद मारवी की हुई और मैं इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने शायद ये कहा हो। लेकिन जो इस वक्त आपकी अंदरूनी सोच है और या जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान बिला इम्तियाज़ आपने कुर्बानियाँ दी हैं और आप बिला इम्तियाज़ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, चाहे वो लसानी बुनियादों के ऊपर की जा रही है, चाहे वो मजहबी बुनियादों पे की जा रही है, चाहे वो जोग्राफियाई बुनियादों पे की जा रही है, चाहे वो बैरूनी बुनियादों पे की जा रही है। मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई किया जाना चाहिए। बिल्कुल एतराफ़ हमें ये भी करना है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ किया जाना और दुआ भी बाकी है कि लश्कर तैयबा वाले लोगों का भी वही हाल हो जो लश्कर जंगवी के लोगों का हो। ये सारी बातें नाज़रीन मलहूज़े नज़र रहनी चाहिए। लेकिन साल चूँकि 2016 ख़त्म हो रहा है, पहले तो मैं अपने मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया, मारिया सुल्तान साहिबा, मारवी सरमद साहिबा, डॉक्टर साहब बिलखुसूस आपका, आपने हमारे साथ इस ठंड को बर्दाश्त किया, डॉक्टर फौजी साहिबा आपका। नाज़रीन, तो इस पॉजिटिव नोट पर इस साल का और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह करे आने वाला साल हर हवाले से पाकिस्तान के लिए 2016 से बेहतर हो। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।